आप नमस्कार। क्लास 8 के लिए आज हिस्ट्री के क्लास में अंग्रेजी राज में शिक्षा इस विषय के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल के क्लास में हमने आपको बताया था कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत हुई और इसके तहत 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार अंग्रेजी सरकार के द्वारा शिक्षा पर खर्च किया गया। आपको ध्यान में होगा, हमने बताया था कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार 1 लाख रुपए वार्षिक शिक्षा पर खर्च करने की योजना बनी थी। लेकिन शिक्षा का माध्यम क्या होगा, भारतीय भाषा या यूरोपीय भाषा, इस बात को लेकर के विवाद हो गया, जिसको कि एंग्लो ओरिएंटल डिस्प्यूट भी कहा जाता है, यानी कि आंग्ल प्राच्य विवाद। आंग्ल मतलब क्या, यूरोपीय भाषा के समर्थक, और प्राच्य मतलब क्या, भारतीय भाषा के समर्थक। और इस प्रकार से भारत में 2 वर्ग बन गया शिक्षा से समर्थित, और इन दोनों वर्गों के बीच में जो विवाद था, उस विवाद को दूर करने के लिए लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में समिति का गठन किया गया। और इसी लॉर्ड मैकाले ने जो अपना रिपोर्ट दिया था, उसी रिपोर्ट को मैकाले मिनट कहा जाता है, जो कि 1835 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। और इसमें मुख्य रूप से 2 बातें कही गई थी मैकाले मिनट के द्वारा। पहली बात ये कही गई थी कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा, यानी कि आगे के समय 1835 के बाद भारत में जो भी शिक्षा दी जाएगी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसका माध्यम क्या होगा, अंग्रेजी होगा। और दूसरी बात इसमें क्या कही गई थी कि जो भी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो खर्च करना था 1 लाख रुपए वार्षिक, वह कहां पर खर्च की जाएगी, तो केवल अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों पर ही उसे खर्च किया जाएगा। एक्चुअली लॉर्ड मैकाले जो था, उसे भारतीय भाषा के प्रति घृणा की भावना उसके मन में थी। वह सामान्यतः कहा करता था कि ब्रिटेन के किसी भी अच्छे लाइब्रेरी का एक अलमारी और भारत के संपूर्ण साहित्य से बेहतर, यानी कि भारतीय भाषा, भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य के बारे में उसके मन में घृणा या नफरत की भावना थी। वो ऐसा क्यों चाहता था? उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारा उद्देश्य भारत में का विकास करना नहीं, बल्कि भारत में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना है, एक ऐसे पढ़े लिखे वर्ग का निर्माण करना है जो शरीर से भारतीय होगा। मैंने आपको लिखा है, ऐसे लोगों का निर्माण करना जो शरीर से भारतीय हो, लेकिन मन से क्या हो, यूरोपीय हो, यानी कि ब्रिटिश हो, यानी कि ब्रिटिश अधिकारियों की तरह सोचे, ब्रिटिश अधिकारियों की तरीके से भारत का दमन करे, भारत की संस्कृति का दोहन करे, इस प्रकार का विचार उसके अंदर में था। तो परिणामतः उसने निष्कर्ष दिया कि भारत में शिक्षा का माध्यम क्या होगा, अंग्रेजी भाषा होगी। इस घटना के बाद, यानी 1835 के बाद के ठीक 9 वर्षों के बाद, यानी कि 1844 ईस्वी में ब्रिटेन के संसद के द्वारा एक कानून पारित किया गया। ठीक है, 1844 ईस्वी में कानून पारित किया गया, और इस कानून में कहा गया कि आगे से ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जितनी भी नौकरियां होगी, वह नौकरियां जो है केवल और केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को दिया जाएगा। ये 1844 का घोषणा था। इसमें क्या बताया गया, केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा यानी कि कोई भी भारतीय भाषा में पढ़ने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था चलती रही 44 के बाद, 10 वर्षों के बाद का समय 1854 ईस्वी का समय। ये 1854 ईस्वी का समय भारत में शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का दौर था, और यह परिवर्तन लाया किसके गया, चार्ल्स वुड के द्वारा।
एक्चुअली 1835 ईस्वी में जो शिक्षा की व्यवस्था स्थापित की गई थी, उस व्यवस्था को रिव्यू करने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए चार्ल्स वुड के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया और इसी समिति के अध्यक्ष के नाम पर इसका नाम रख दिया गया वुड समिति। और इसने जो अपना रिपोर्ट दिया वो था वुड डिस्पैच। समय ध्यान रखिएगा, 1854 में ये लाया गया और ये इतना महत्वपूर्ण था कि अंग्रेजों ने इसे कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा यानी कि अधिकार, शिक्षा का अधिकार लोगों के दिया गया। अब देखिए कि इस 1854 के चार्ल्स वुड के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया, वह कहा जाए तो वर्तमान समय की जो शिक्षण प्रणाली है उसका वो केंद्र बिंदु बना। वुड डिस्पैच की प्रमुख बातों पर चर्चा करते हैं कि जिन बातों पर चर्चा की गई वुड डिस्पैच के तहत एक एक करके और इसमें जो बातें कही गई, पहली बात तो ये कहा गया कि भारत में सरकारी विद्यालयों का एक नेट बिछा यानी जाल बिछा दिया जाए हर एक क्षेत्र में, ग्रामीण स्तर पे, शहरी स्तर पे, महानगर स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे शिक्षण संस्थानों का एक तरीके से जाल बिछा दिया जाए पूरे भारत में और कम से कम प्रत्येक जिले में एक सरकारी स्कूल की स्थापना की जाए। आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे जिला में जिला स्कूल के नाम से एक विद्यालय होता है। ये जिला स्कूल का जो व्यू जो था सबसे पहले इसी समिति के द्वारा दिया गया था कि जिला स्तर पे एक सरकारी विद्यालय स्थापित किया जाएगा और उसे नाम दिया गया जिला स्कूल, वहां के जिला के अनुसार। तो एक ये हुआ। उसके बाद कहा गया कि प्रत्येक राज्य में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की जाएगी, यानी शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी जो जितने भी जिला में स्कूल हैं उन सभी के ऊपर नियंत्रण रखने का, कंट्रोल करने का काम करेगी। यानी प्रत्येक राज्य में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी शिक्षण विभाग की स्थापना की गई। जिला से हम लोग राज्य पर आए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं राज्य से ऊपर। ये कहा गया कि ब्रिटिश सरकार की बात की जा रही है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना है, तो कहा गया लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। यहाँ पर शब्द दीजिएगा, लंदन विश्वविद्यालय की जैसी स्ट्रेटजी होती है उसी स्ट्रेटजी पर भारत में यूनिवर्सिटी की स्थापना करती है। कितने यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई? 3 की स्थापना हुई। बंबई, कलकत्ता और मद्रास, 3 जगहों पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर क्या, यानी वहाँ की व्यवस्था क्या थी? तो वहाँ की व्यवस्था ये थी कि उस समय यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती थी, वो केवल मैनेजमेंट और एग्जामिनेशन लेने का काम करते थे। आप तुलना कर सकते हैं अपने लोक शिक्षा समिति से। लोक शिक्षा समिति वर्तमान समय में सिर्फ मैनेजमेंट का और एग्जामिनेशन देखने का काम करती है, शिक्षण की पूरी व्यवस्था विद्यालयों में होती है। तो ठीक इसी प्रकार की व्यवस्था वहां पर स्थापित की गई थी कि जितने भी इससे संबद्ध कॉलेज होंगे, कॉलेजों में पढ़ाई होगी और यूनिवर्सिटी जो होगा वह केवल एग्जामिनेशन लेने का काम करेगी। तो इस तरीके से इस व्यवस्था पर आधारित शिक्षण प्रणाली यानी कि यूनिवर्सिटीज की स्थापना पूरे भारत में की गई। सबसे पहले 3 जगहों पर की गई 1857 में। कहाँ की गई? बंबई में, मद्रास में और कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो ये एक प्रणाली बनाई गई और इसी के बाद आगे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होता है। अब हम लोग ये देखना है कि अंग्रेजों के द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था बनाई गई उस व्यवस्था में कमियां क्या क्या थी या उसके दुष्परिणाम क्या क्या हुए। कुछ बातें आपको समझ में पहले से आ रही होगी। केवल अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार करना है, भारतीय भाषा की शिक्षा के विद्यालयों पर ध्यान नहीं देना है, अंग्रेजी माध्यम में पढ़े लिखे लोगों को ही नौकरी देना है। तो उसका हुआ क्या? भारतीय भाषा पर आधारित जितने भी विद्यालय थे उन सबको जो सरकारी सहायता दी जाती थी या सहयोग मिलता था वह सहयोग बंद हो गया। परिणाम क्या हुआ? भारत की जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली थी वह नुकसान हुआ। पहले के समय में क्या था? भारत के प्रत्येक गांव में कम से कम एक प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, लेकिन ब्रिटिश सरकार की मदद नहीं मिलने के कारण या लोगों के द्वारा मदद नहीं मिलने के कारण ये जो है
प्राइमरी स्कूल का जो भारतीय जाल था वह विद्यालय क्या हो गया, समाप्त हो गया। दूसरी बात, अंग्रेजी शिक्षा महंगी हुआ करती थी और भारत में लोगों को अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान नहीं था, इसीलिए बहुत कम लोग अंग्रेजी शिक्षा को जान पाए, समझ पाए, यानी कि शिक्षा का क्षेत्र कुछ समृद्ध लोगों तक ही सीमित होकर के रह गया। विशेष रूप से महिलाओं के बारे में कहा जाए, इस विद्यालय में महिला शिक्षा के विषय में कोई भी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि भारतीय लोग जो थे वह ब्रिटिश विद्यालय में अपने घर की बेटियों को भेजना नहीं पसंद करते थे। तो ये एक समस्या रही, यानी कि महिलाओं की शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा पूरे तरीके से उपेक्षित रही। विद्यालय की स्थापना की गई, लेकिन किसी भी प्रकार की मैकेनिकल या टेक्निकल एजुकेशन की बात नहीं की गई, इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई की बात नहीं की गई, है ना। तो एक सामान्य तरीके से हुआ। इवन कुछ मेडिकल कॉलेज स्थापित भी किए गए थे, इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित भी किए गए थे, लेकिन इन कॉलेजों में भारतीयों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। और जैसा कि हमने आपको बताया कि मैकाले चाहता था एक ऐसा पढ़ा लिखा वर्ग बन जाए जो कि मन से ब्रिटिश हो और भारतीय लोगों के प्रति नफरत की भावना रखे। तो जब जिस शिक्षा का उद्देश्य भारत के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करना था, तो स्वाभाविक रूप से वह शिक्षा भारत में पूरे तरीके से प्रचलित नहीं होगी। कुछ लोग ही शिक्षित हुए, और जो भी लोग शिक्षित हुए उन लोगों ने ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत नौकरी ले ली, और नौकरी लेने के बाद उन्होंने भारतीय लोगों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया। तो ये सारी समस्याएं भारतीय शिक्षा प्रणाली के दोष के रूप में उभर करके सामने आई। अब इसके बाद आगे का देखते हैं। तो भारत में जो शिक्षा प्रणाली जो शुरू हुई उसमें, यानी आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो ब्रिटिश लोगों के द्वारा कहा जाता था, इसमें केवल भारतीय लोगों का ही केवल ब्रिटिश लोगों का ही योगदान था या फिर भारतीय लोगों का योगदान था? अनेक भारतीय लोगों ने इसमें योगदान दिया। प्राचीन काल से ही देखते आ रहे हैं, अपने यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे महान विद्यालय थे जहाँ पर विदेश से लोग पढ़ने के लिए आते थे। बाद में मुगल शासन शुरू हुआ, दिल्ली सल्तनत का शासन हुआ, ये विद्यालय अपने महत्व खो दी, और जब अंग्रेज आए उन्होंने अपने क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की। लेकिन तत्कालिक समय में अनेक भारतीय थे जो कि शिक्षण व्यवस्था की शुरुआत कर रहे थे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अंग्रेजी शिक्षा क्यों, तो भारतीयों का भी एक वर्ग था जो ये बात मानता था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयां समाप्त हो जाए। तो तत्कालीन समय में कई लोग, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले जैसे लोगों ने भारत में विद्यालयों की स्थापना की, आधुनिक विद्यालय की स्थापना की। लेकिन ये सब व्यक्तिगत प्रयास से था। आगे चल करके जब शिक्षा के क्षेत्र में, जब हमारे यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है, तो बड़े पैमाने पर विद्यालयों की स्थापना होती है। इसके बारे में जानकारी आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। आज तक इतना ही। थैंक यू।